ठीक है। तो ये सब, और ये जो चैप्टर नंबर 6 है, फिर मैं फिर से बता दूंगा जो चीजें उसमें है। अच्छा, वो आर्टिकल 232 नहीं, वो पार्ट 7 की बात मैं बता रहा था, आर्टिकल 232 नहीं है वो, पार्ट बी वाला आपका। अभी मैं फिर से बता दूंगा। शुरू करते हैं सबऑर्डिनेट कोड। सबऑर्डिनेट कोड का जो ये चैप्टर है, जो 233 से लेकर 237 तक है, पार्ट 6 में ही है चैप्टर, कोई नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। पार्ट 6 में जो ये, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये जो कानून की जो लैंग्वेज है इसको जब पढ़ेंगे, तो इसमें एक चीज हम लोगों को दिखेगी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज ऐसे करके आएगा। तो क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है? ऐसा नहीं है। तो कहाँ पे क्या बातें हैं वो सारी चीजें भी समझे। दूसरी चीज, यहाँ पे जो 233 जब हम पढ़ेंगे तो 233 में साफ साफ ये बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट, डिस्ट्रिक्ट जज वही बन सकता है जो 7 साल की जिसकी प्रैक्टिस हो, वही डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। तो लेकिन हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में क्या देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में ये देखते हैं कि ऐसा है कि प्रमोशन से भी बना जा सकता है। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज जैसी कोई पोस्ट नहीं है यूपी में। स्टेट में हो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यूपी में नहीं है। ठीक, तो वो सारी चीजें देखेंगे कैसे क्या है। देखो, अपॉइंटमेंट कौन करता है ये याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 233 पूछा जाता है, इसको मेंशन कर लेना। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन टू बी एंड द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर। तो कौन अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस को? गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट जजेस को गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक, shall be made by the governor of the state in consultation with the high court exercising jurisdiction in relation to such state। ठीक, अब गवर्नर ही, देखो गवर्नर कौन सी पॉलिटिकल एंटिटी है कि नहीं? ये लेजिस्लेचर का पार्ट है ना। हमने पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, पार्लियामेंट में सबसे पहली लाइन लिखी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट में, क्या लाइन लिखी थी कि पहला लाइन था कि प्रेसिडेंट होगा। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हम देख रहे थे कि वो पहला लाइन क्या लिखी थी कि गवर्नर भी लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो पॉलिटिकल एंटिटी है ये। तो पॉलिटिकल एंटिटी भले है, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस का, जब सेपरेशन ऑफ पावर अगर पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उसमें एक चेक एंड बैलेंस का भी एक कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करने के लिए साफ साफ यहाँ पे प्रोविजन डाल दिया गया कि जो भी गवर्नर जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करेगा तो अपने मन मुताबिक नहीं कर सकता, उसको हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर को रख दिया जाता वहां पे, तो ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हार्म करता है कि लेजिस्लेचर कैसे इंटरफेयर कर रहा है जुडिशरी के अंदर। क्योंकि इंटरफेरेंस होगा कि नहीं, अगर मैं किसी को किसी भी ऑफिस में अपॉइंट कर रहा हूँ तो ये माना जाएगा ना कि मेरा इंटरफेरेंस है वहां पे। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को यहाँ पे लाने के लिए ये प्रोविजन डाला गया है। ठीक, अब एक सवाल, अभी मैं जब 233 ए पढ़ाऊंगा तो मैं ये इस चीज को, ये जो लाइन है कि कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन, ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा इसमें, बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा। और बहुत इसमें केस लॉ भी हुआ, केस लॉ होने के बाद अमेंडमेंट भी कोर्ट ने किया, बहुत डिस्प्यूट राइज हुआ था क्या कैसे होगा, वो मैं जब 233 ए पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन इस बात को याद रखना कि गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन गवर्नर कहीं पे भी अगर ऑप्शन आएगा, और ये क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से सवाल बने तो आपको पूछा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। तो ये याद रखना। चाहे तो एक चार्ट बना लेना, यहाँ से एक सवाल, जैसे मैंने शेड्यूल का एक चार्ट बना के शुरुआत में बताया था कि शेड्यूल में कौन से शेड्यूल में क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का चार्ट बनाना चाहे ना बनाना, लेकिन एक चीज जरूर बना लेना अपनी बैराक में कहीं किसी पेज में, या बना के उसको बता लेना कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ओथ कौन दिलाता है, और रेजिग्नेशन वो किसको देता है। ये तीन चीजें सबकी, चाहे चैट जीपीटी में डाल देना आ जाएगा, उसको एक पेपर में लिख के अपने उसमें बना लेना। कहाँ से सवाल बनना ही बनना है, 110% बनेगा। ठीक, तो ये तुम लोगों का काम है, इसको कर लेना। और यहाँ सवाल बनता ही बनता है कि कौन इसको, इनको कौन अपॉइंट करता है, इसको रेजिग्नेशन कौन देता है। इसमें मैंने चर्चा भी करी है सबके, जब जिसको कौन अपॉइंट करता है, मैंने बहुत जोर दे के बताया भी है क्लास में। ठीक, तो ये अब क्लॉज 2 देख लो। क्लॉज 2 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 233 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद बात की गई है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 7 साल की प्रैक्टिस मिनिमम उनकी होनी चाहिए। ठीक, 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे ही हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट जज, अभी हम 237 में वो देखेंगे 236 में, 36 में
इसका वो देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे डिस्ट्रिक्ट जज की। तो पहले हम लोग 236 में जाते हैं, उसके बाद बात करेंगे, पहले 236 में आओ, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट जज वर्ड को सिर्फ ऐसे ऐसे इंटरप्रेट कर रहे होगे कि डिस्ट्रिक्ट जज मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज, वो नहीं है। ठीक, देखो इन दिस चैप्टर द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स, देख लेना, डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज। अच्छा, ये चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट अब नहीं है, हाँ, तो ये सारी चीजें, ठीक, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, क्रिमिनल कोर्ट के भी जज का डिस्ट्रिक्ट जज वर्ड आ रहा है, तो समझ लेना कि सेशन जज भी इसमें इंक्लूडेड है। मैं बार बार बता चुका हूँ कि एक ही जज होता है, लेकिन बस जब वो सिविल मैटर देखेगा तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट जज का नाम दे देंगे, और जब वो क्रिमिनल मैटर देखेगा तो उसको सेशन जज का नाम दे देंगे। ठीक, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। लेकिन ये वर्ड भी, इसको कायदे से कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ रहे हैं तो मैंने कई बार बताया कि अमेंडमेंट की एक मेजर अमेंडमेंट क्रिमिनल लॉ में नहीं चाहिए था, मेजर अमेंडमेंट चाहिए था सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो थोड़ा बहुत चाहिए था। तो क्योंकि अब ये वर्ड एग्जिस्ट करता है क्या, बताओ, करता है, क्यों नहीं करता, कारण क्या है, तो क्यों क्यों नहीं करता है, ये वर्ड एग्जिस्ट करता है, ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, करता है कि नहीं करता, नहीं करता भाई, क्योंकि बीएनएसएस ये वर्ड एग्जिस्ट करता था सीआरपीसी में, लेकिन 1 जुलाई के बाद ये वर्ड बीएनएसएस की वजह से अब नहीं होता। तो अब ये, इसको हम छोड़ के बाकी सारी, और ये प्रेसिडेंसी वाला जो मैटर है, तो कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट जज शब्द आएगा तो डिस्ट्रिक्ट जज में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी इंक्लूडेड है, सेशन जज भी इंक्लूडेड है, एडिशनल सेशन जज भी इंक्लूडेड। ठीक, देखो प्रेसिडेंसीज पहले होती थी, पहले प्रेसिडेंसीज होती थी, तो जब प्रेसिडेंसीज का, क्योंकि ये संविधान हमारा लिखा गया 1950 में आया, तो उसमें प्रेसिडेंसीज भी थी, तो प्रेसिडेंसीज जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अब वो मजिस्ट्रेट भी नहीं। ठीक, मैं जो समझाना चाह रहा था वो, और जुडिशियल सर्विस वर्ड को भी देख लो कि द एक्सप्रेशन जुडिशियल सर्विस मींस अ सर्विस कंसिस्टिंग एक्सक्लूसिवली ऑफ पर्सन इंटेंडेड टू फिल द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक, अब यहाँ पे वर्ड आएगा जुडिशियल सर्विस, तो क्या कह रहा है कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट हो या उससे इंफीरियर जो पोस्ट है उनसे रिलेटेड बात होगी। ठीक, अब जो 233 में वापस आते हैं, इसका जो क्लॉज है 33 का, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आज भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा का वैसा हम देखते हैं कि अगर आपको एडीजे बनना है, एडीजे भी डिस्ट्रिक्ट जज की कैटेगरी में, इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट जज वर्ड है, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी ना, में एडीजे भी आते हैं, तो अगर एडीजे बनना है तो उसके लिए आपकी 7 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी होनी चाहिए, है कि नहीं है। एज का भी उसमें फैक्टर ऐड कर दिया गया है कि हाँ 35 साल प्लस 7 साल की प्रैक्टिस। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो इसको ओवर रूल नहीं किया जा सकता, एज का क्राइटेरिया घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिस का समय दे दिया गया कि 7 साल से ज्यादा प्रैक्टिस का जो पोर्शन है वो घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि संविधान में डाल दिया गया। अब एज घटाने बढ़ाने के लिए कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ये 7 साल का जो प्रैक्टिस का टेन्योर है, इसको घटाने बढ़ाने के लिए अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज इंसर्ट कराई जाती है अमेंडमेंट से और हटाई भी जाती है अमेंडमेंट से। ठीक, समझ में आया ये चीज। अब देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनी जजमेंट डिक्री और एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इसको 2 मिनट, एक मिनट लगा के इसको पढ़ो खुद से, बहुत की लैंग्वेज कितनी वो है, पढ़ के मुझे बताओ कि क्या समझ में आया। इसको एक बार 30 सेकंड 1 मिनट लगेगा, इसको एक बार रीड करो, रीड करके मुझे बताओ कि इसमें तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है। क्या इसमें तुम लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं पढ़ के बताओ मुझे, ऐसे फ्लो में नहीं, एक बार रीड करो, रीड करके मुझे बताओ क्या है मसला, क्या कैसे है।
बताओ, पढ़ो 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 पढ़ो। समझ में आ रहा है कुछ? क्या? हाँ, एक 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 एक, हाँ। नहीं 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 नहीं, वो बन ही नहीं सकता 7 साल से, मैं अभी बता चुका हूँ कि 7 साल से नीचे बन नहीं सकता। अभी मैंने एक चीज मेंशन कराई थी, अभी मैं पूरी चीजें समझा दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि बिना ऐसे, ये जो ऐसे आर्टिकल्स हैं इनको बिना आप पढ़े कायदे से, बिना गाइडेंस के खुद से नहीं पढ़ सकते। नो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ देखो, यहाँ पे जो 233 की जो लास्ट लाइन थी, क्या कौन अपॉइंट कर रहा था? गवर्नर। कैसे कर रहा था? विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। हाँ, विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट ना, विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, सजेशन नहीं, कंसल्टेशन। ठीक, इसमें एक केस आया, एक केस बहुत लीडिंग केस है, उसको लिख लो। चंद्रमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी। चंद्रमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1966 में आया, और जो 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो इसी केस का रिजल्ट था। क्या था? 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ये जो 233 ए है, ये किस किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया है। 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया है ना, क्योंकि मैंने बताया कैपिटल ए है, कैपिटल ए है तो अमेंडमेंट से ही आया होगा, ओरिजिनली ये नहीं था। कब जोड़ा गया? 1966 में ही, जब ये केस आया चंद्रमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1966, इसी के एज ए रिजल्ट केस आया, वो सॉरी अमेंडमेंट आया, 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1966। ठीक, अब क्योंकि शुरुआत में, बहुत ध्यान समझना, क्योंकि शुरुआत में जब 233 था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो 233 आर्टिकल नहीं था, वो सॉरी 233 ए नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था? 233 था, उसके बाद 234 था। ये कब आया? ये कब इसका बर्थ कब हुआ 233 ए का? 1966 में 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया। तो बात जो है उसमें मैंने ऊपर लिखा कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो है 7 साल, 233 में पढ़ा, कौन में पॉइंट करेगा? गवर्नर। तो लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि क्या गवर्नर कंसल्टेशन स्किप कर सकता है क्या? हाई कोर्ट की जो कंसल्टेशन के जो वो है, क्या वो स्किप कर सकता है क्या? ये इस केस में आया, चंद्रमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्योंकि कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जजेस थे जिनका अपॉइंटमेंट हुआ, गवर्नर ने उनको अपॉइंट किया और उन्होंने कंसल्टेशन स्किप की। किसकी कंसल्टेशन स्किप की? हाई कोर्ट की कंसल्टेशन स्किप करके अपॉइंटमेंट किया डिस्ट्रिक्ट जजेस का। तो इस केस में आ गया कि ऐसा है कि जहां पे भी कंसल्टेशन है कि विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, तो वहां पे आप उस प्रोविजन को स्किप नहीं कर सकते, आपको हाई कोर्ट से कंसल्टेशन कराना पड़ेगा। और अगर किसी ने किसी भी जज की नियुक्ति, किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति, डिस्ट्रिक्ट जज मतलब वो सारे जज, डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, ये सारे जो जजेस थे, इनकी अगर नियुक्ति बिना हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से अगर गवर्नर ने करी है, तो वो क्या होगा? उनकी वो जो होगी वो इनवैलिड होगी, इनवैलिड होगी। अब जैसे ही ये केस लॉ आया, जजमेंट आ गई, जजमेंट आया कि ऐसा है कि इनवैलिड हो गए डिस्ट्रिक्ट जजेस, जब कई सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस इनवैलिड हो गए, तो अब इनवैलिड हो गए तो
स्टेट के सामने बड़ी दुविधा हो गई कि इतने डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो नियुक्ति है वो इनवैलिड हो गई। तो अब क्या इनके दिए गए जो जजमेंट्स थे, जो ऑर्डर्स थे, डिग्री थी, जजमेंट ऑर्डर डिग्री में फर्क पता है कि नहीं? पता है ना? डिग्री जो है सिविल में है, जजमेंट क्रिमिनल में है, ऑर्डर्स कुछ भी हो सकते हैं, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी हो सकता है, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल भी जो चीजें वो ऑर्डर्स होंगी। ठीक, तो जजमेंट ऑर्डर डिग्री जो भी दिए गए हैं, मान लो बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिसमें जज साहब ने भले ही फाइनल जजमेंट ना दिया हो लेकिन कई सारे ऑर्डर्स पास किए होंगे ड्यूरिंग पेंडेंसी, तो क्या वो वैलिड इनवैलिडेट हो जाएंगे? क्या वो इनवैलिडेट हो जाएंगे? बहुत क्योस हो गया जुडिशरी के अंदर इस चंद्रमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस की वजह से। तो जैसे ही आया तो स्टेट ने एक क्योर निकाला, क्या था? तो इसलिए हम लोग 20th अमेंडमेंट, 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम ये कह सकते हैं कि क्योर था फॉर इफेक्ट्स, क्योर फॉर इफेक्ट्स। इफेक्ट पैदा हो गया ना, इफेक्ट पैदा हो गया कि भैया केस आ गया कि इनवैलिडेट हो गए, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट इनवैलिडेट हो गया, आप कैसे होगा भैया? जजेस जो है जो ऑर्डर दिए हैं उसका क्या होगा? क्या ये अब डिस्ट्रिक्ट जज बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे? कैसे क्या होगा? तो उसमें 20th अमेंडमेंट से फिर इंसर्शन हुआ 230 का। ये हिस्ट्री समझ में आई? अब ये जो इसकी लैंग्वेज जो है ये थोड़ा फ्रिवलस है, भले अमेंडमेंट से आया, फ्रिवलस है, इसीलिए मैंने बोला कि पढ़ोगे नहीं समझ पाओगे खुद। ठीक, देखो क्या लिखा है, नॉट विदस्टैंडिंग। आज तक, अभी तक जितने भी आर्टिकल पढ़े वहां पे ये लाइन तुमने नहीं पढ़ी होगी, नॉट विदस्टैंडिंग एनी जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ये तुमने नहीं पढ़ा होगा। ऐसे पढ़ा होगा, नॉट विदस्टैंडिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस आर्टिकल, ऐसे करके पढ़ा होगा। लेकिन ये कहा कि इसका, इस लाइन का मतलब क्या है? किसी भी जजमेंट, किसी भी ऑर्डर, किसी भी डिग्री के होने के बावजूद नो अपॉइंटमेंट, कोई भी नियुक्ति किसी भी पर्सन की ऑलरेडी इन द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ अ स्टेट और ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन नॉट for not less than 7 years as an advocate or a pleader to be a district judge in that state, and no posting, promotion or transfer of any person as a district judge made at any time before the commencement of constitution 20th amendment 90 otherwise than in accordance with the provision of, अदरवाइज की मतलब उसमें प्रोविजन 233 और 235 में भी कुछ प्रोविजन है, उसको फॉलो ना करते हुए जो भी अपॉइंटमेंट, अदरवाइज देन क्या क्या लिख रहा है कि उनके प्रोविजन फॉलो नहीं किए गए फिर भी ऐसे लोगों की नियुक्ति हो गई या प्रमोशन हो गया या कुछ भी हो गया, ट्रांसफर हो गया, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो ऐसे पर्सन की नियुक्ति को खारिज नहीं माना जाए। लेकिन एक लाइन और क्या लिखा है इसमें, लेकिन जो भी, पूरा फिर से समझ लो कि 7 साल से प्रैक्टिस के नीचे अगर कोई होगा तो उसकी खारिज मानी जाएगी। क्या लिखा हुआ है? नॉट लेस देन 7 ईयर एज एडवोकेट एज और एज अ प्लीडर। की कहने का मतलब कि जो हाईकोर्ट से कंसल्टेशन जो स्किप कर गए गवर्नर साहब, वो हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 7 साल से नीचे है तो फिर उसकी नियुक्ति खारिज मानी जाएगी। लेकिन जो जजमेंट आया था चंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, उसमें बोल दिया गया कि गवर्नर से नहीं लिया गया परमिशन, ओ सॉरी, हाई कोर्ट से जो नई रिकमेंडेशन ली गई, कंसल्टेशन नहीं किया गया, उसकी वजह से अगर किसी की नियुक्ति हो जाएगी तो वो खारिज नहीं मानी जाएगी। भले ही उस जजमेंट में ये लिखा गया था, साफ साफ पहली लाइन क्या है, नॉट विदस्टैंडिंग विद एनी जजमेंट। नॉट विदस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? के बावजूद, कि उस जजमेंट के बावजूद, भले उस जजमेंट में कुछ भी आया हो, भले उस जजमेंट में कुछ भी आया हुआ, खारिज माना गया ना उस जजमेंट में। चंद्र कुमार, अभी मैंने जजमेंट का क्या बताया कि उसमें खारिज मान लिया गया कि उनको डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त होने की काबिलियत नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त नहीं माने जाएंगे, उनकी नियुक्ति इम्प्रॉपर है, इनवैलिड है। लेकिन इस क्योर किया गया क्योंकि बड़ा क्योस हो गया, तो लेजिस्लेचर ने क्या किया? क्योर किया, सॉरी पार्लियामेंट ने क्या किया? इसका क्योर दिया कि ऐसा है कि भले उस जजमेंट में कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर किसी की नियुक्ति हो गई है तो नियुक्ति इनवैलिड नहीं मानी। पहले क्लॉज ए में ये बात लिखी। ठीक, क्लॉज 2 में, सॉरी हाँ, बी में, क्लॉज बी में क्या है कि नो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज, नो जजमेंट डिग्री ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? पहले तो बोला गया कि उनकी, पहला जो ए है वो उनकी नियुक्ति के बारे में बात किया कि उनकी नियुक्ति इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। फिर
दूसरा क्लॉज बी में ये बोला कि जो भी उन्होंने जो भी जुरिडिक्शन एक्सरसाइज किया होगा, जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करने का मतलब जहां जहां भी उनकी नियुक्ति रही होगी, जो भी जजमेंट उन्होंने पास किया होगा, जो भी फैसला दिया होगा, वो सारे फैसले भी इनवैलिड नहीं मानेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो 233 ए ये है। अब 233 ए की एक और बात समझ लो। 233 ए में एक लाइन लिखी हुई है, क्या? एक लाइन लिखी हुई है, मेड एट एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 20th अमेंडमेंट एक्ट 1966। उससे पहले जिसकी नियुक्ति हुई होगी वो इनवैलिडेट नहीं मानी जाएगी। लेकिन जजमेंट में, जजमेंट के डेरोगेशन में ये आया था, उस जजमेंट का क्योर मैंने क्या लिखा, क्या क्या लिखवाया कि 20th अमेंडमेंट क्या था? क्योर फॉर डिफेक्ट। तो डिफेक्ट जो आ रहा था वो इतना ही था कि इनवैलिडेट नहीं मानेगी। लेकिन उस जजमेंट में एक बात और लिखी थी, उस जजमेंट को जब मैं डिस्कस कर रहा था मैंने बताया ना कि इनवैलिडेट मान लिया गया, और उसमें साफ साफ ये बोला गया कि जहां पे भी कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट वर्ड है तो वहां पे आप स्किप नहीं कर सकते। तो अगर 20th अमेंडमेंट के बाद अगर किसी की नियुक्ति अगर ऐसे होती है तो उसकी नियुक्ति इनवैलिड मानी जाएगी। लेकिन उस 1966 साफ साफ लिखा है ना, मेड एट एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 20th अमेंडमेंट एक्ट 1966, इससे पहले जिसकी नियुक्ति है उस पर यह लागू होगा 233 से। उसको उसके बाद अगर किसी की नियुक्ति होगी तो वो ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि उस जजमेंट में साफ साफ ये चीज लिख दी गई, जो 1966 का जजमेंट ही था, चंद्रमोहन का जो जजमेंट आया वो 1966 का ही था कि ऐसा है कि जो भी नियुक्ति बिना कंसल्टेशन के हो गई है वो इनवैलिड है। और कंसल्टेशन को आप जहां जहां भी संविधान में ये लिख दिया गया है कि अपॉइंटमेंट गवर्नर कर सकता है, बट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, जहां जहां भी जो भी प्रोविजन है संविधान के, जहां पे भी ये लिखा गया है कि कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट जरूरी है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। मेरा ये पूरा 233 से समझ में आया कि नहीं आया? ये है मसला, समझ में आया? ठीक, क्लियर है? अब 234 में आते हैं। 234 में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू जुडिशियल सर्विस। अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू जुडिशियल सर्विस का मतलब क्या है? नीचे अभी हमने पढ़ा, जुडिशियल सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी थी ना 237 में। क्या है कि एक तरीके से अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस इन जुडिशियल सर्विस कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जितने लोग जज होते हैं, जैसे कि सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सीजेएम, क्या कहते हैं, जेएम, एसीजेएम, जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास, इन लोगों की जो बात हो रही है, इन लोगों का नियुक्ति की बात कहाँ कही गई है? 234। ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर। उन्हें भी कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर ही अपॉइंट करेगा। इन अकॉर्डेंस विद रूल्स मेड बाय हिम, रूल भी वही बनाएगा, उनकी नियुक्ति का नियम भी गवर्नर ही बनाएगा कि कैसे एग्जाम होना है, किनको एक डीएम का क्या कहते हैं वो, जैसे पीपी में हमने देखा था असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो नियुक्ति हो रही थी, पीपी की जो नियुक्ति हो रही थी, उसमें हमने देख रहे थे कि डीएम का एक कैडर, अगर डीएम कैडर से को नियुक्त करता है तो डीएम का कैडर अगर प्रेजेंट नहीं है तो स्टेट रूल बना के उसको पीपी की नियुक्ति कर सकता है। ये हमने 1819 में ये सब सारी चीजें हमने देखी थी, पीपी और एपीपी बीएनएसएस में। ठीक, तो वैसे ही बात कह रहा है कि रूल बना के गवर्नर रूल बनाएगा कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी, एग्जाम से होगी, कैडर से होगी, कैसे होगी, प्रमोशन से होगी, कैसे क्या होगी। ठीक, फिर लेकिन ये जो रूल बनाएगा इसमें भी किससे किससे कंसल्टेशन लेगा? पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्टेशन लेगा, और हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेने के बाद वो नियम बनाएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके अलावा जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति में हाई को पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई रोल नहीं था। लेकिन इंफीरियर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो सॉरी डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल सकता हूं मैं, ठीक, इंफीरियर टू डिस्ट्रिक्ट जजेस, कोई जो अब बाकी पोस्ट हैं उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन से भी कंसल्टेशन करने की बात कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानकारी के लिए जान लो। 233 इंपॉर्टेंट था। ठीक, बातचीत नहीं करो, बातचीत नहीं करो, बातचीत नहीं। हाँ हाँ, बताओ 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 बताओ। बजाया जाता है उसको एसडीएम कहते हैं, एसडीएम कहते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कि जो भी ऑफिसर्स हैं उनको किसी भी जुडिशियल ऑफिस तभी दिया जाएगा जब उन्होंने अपने ऑफिस में रहते हुए कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो। जैसे कि आईएएस में डीएम को
जुडिशियल ऑफिस दिया जा सकता है, क्योंकि एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसने बहुत बार जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया रहता है, डीएम एसडीएम दोनों। ठीक, ऐसा नहीं है, बहुत पढ़ने की, मैं बताऊंगा, बहुत से टॉपिक नहीं, बहुत अभी इस पे डिस्कशन ना करो, मैं बता दूंगा उसको कायदे से अच्छे से। ठीक, कंट्रोल ओवर लेकिन बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें शर्त होती है कि जुडिशियल, जैसे मैं किसी और का एग्जांपल, मेरे फादर एसडीएम के लिए एलिजिबल थे, लेकिन उन्होंने कोई, अभी वो जज नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जुडिशियल पोस्ट होल्ड की है। जैसे अर्जेंसी पिटीशन जो आती है ना, केसेस अर्जेंटली उनको डिस्पोज ऑफ करना है, तो अर्जेंसी पिटीशन पहले फादर सुनते थे कि वो अर्जेंसी पिटीशन के लायक है भी कि नहीं है, तो उन्होंने जुडिशियल पोस्ट होल्ड, मतलब जुडिशियल ऑफिस एक तरीके से होल्ड किया, जुडिशियल फंक्शन किया था उन्होंने, तो इसलिए वो एलिजिबल थे एसडीएम के लिए। ठीक, तो ये समझो उसको। देखो, और उसका कमिश्नरेट से कोई लेना देना नहीं। ठीक, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे कैसे कंट्रोल क्या होगा, देखो, द कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू, ये हमने एक जगह और पढ़ा था, आर्टिकल बताओ, अभी कल ही शायद पढ़ा था, बताओ कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में इसका वो रहता है, इसका कंट्रोल रहता है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का 227 में पढ़ा था। लेकिन ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल कैसा है, क्या ये जुडिशियल कंट्रोल है? नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। वहां पे सुपरविजन की बात थी, वहां पे सुपरविजन की बात थी, रूल्स बनाने की बात थी, जो 233 में था। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहने का मतलब कि ऐसा है कि उनके कोई विभागीय जांच बैठानी है। एक हाईकोर्ट की एक विजिलेंस टीम होती है जो लोअर जुडिशरी पे जाके विजिलेंस करती है, उनके खिलाफ जांच करती है, कोई भी करप्शन अगर कोई मामला आ जाता है तो। ठीक, तो जो ये विजिलेंस टीम जो होती है, ये हाईकोर्ट गठन करता है उसका। कहने का मतलब हाईकोर्ट का सुपरविजन तो है ही है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है, लेकिन जुडिशियल कंट्रोल किसी भी कोर्ट पे नहीं है। जुडिशियल कंट्रोल कहने का मतलब हाईकोर्ट किसी भी कोर्ट को ये नहीं कह सकता है कि ऐसा ऑर्डर दे दो, तो जुडिशियल कंट्रोल नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है कि आपका प्रमोशन होना है, आपका ट्रांसफर होना है, ये सारी चीजें कौन एडमिनिस्टर कर सकता है? हाई कोर्ट करता है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, देखो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, फिर समझ लेते हैं कहीं कोई छूट तो नहीं रहा है। द कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू इंक्लूडिंग द पोस्टिंग एंड प्रमोशन, जो मैंने बताया कि कहाँ पोस्टिंग होनी है, कहाँ होना है प्रमोशन, एंड अ ग्रांट ऑफ लीव, क्या कैसे मिलनी है, person belonging to the judicial services of a state and holding any post inferior to the post of district judge, कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सारे जजेस की बात हो रही है, and holding any post inferior to the post of judge shall be vested in the high court, but nothing in this article shall be construed as taking away from any such person any right of appeal which he may have under the law regulating the condition of his service, or as authorizing high court to deal with him otherwise than in accordance with the condition. Suppose that, ये जो आगे की लाइन है समझ लो। एक चीज और बता दे रहा हूँ, मेंशन करना कि 233 ही इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। ठीक, 233 की इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 233 ही पूछे। ठीक, चाहे प्री मेंस किसी भी लेवल पे हो, लेकिन इंटरव्यूअर के माइंडसेट की बात है, वो कहीं से भी पूछ सकता है, तो इसलिए हमको कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। ठीक, ठीक, तो इसमें ये है, क्या लिखा है कि अगर अदरवाइज, कहने का मतलब कि सपोज दैट हाईकोर्ट ने एक विजिलेंस टीम बनाई, किसी भी लोअर जुडिशरी के किसी भी ऑफिसर के खिलाफ कोई विजिलेंस टीम आई, विजिलेंस टीम ने ये कह दिया कि करप्शन केस में इन्वॉल्व थे, उन्होंने रिपोर्ट लगा दी, तो हाईकोर्ट का ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, हाईकोर्ट ने बनाया। लेकिन अब कोई सर्विस रूल है जिसमें उसके पास राइट टू अपील है उसी हाईकोर्ट में, क्या वो उसको चैलेंज कर सकता है, जो उसके खिलाफ जो जांच में रिजल्ट आया है उसको चैलेंज कर सकता है अगर अपील में, अगर उसके पास राइट है, तो फिर वो अपील उससे छीनी नहीं जा रही है इस आर्टिकल में। बस इतनी सी बात। ठीक, क्या कह रहा है, बट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी कंक्लूड एट टेकिंग अवे फ्रॉम एनी सच पर्सन एनी राइट ऑफ अपील, क्या एनी राइट व्हिच ही मे हैव अंडर द लॉ रेगुलेटिंग द कंडीशन ऑफ हिज सर्विस। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक, इंटरप्रिटेशन पढ़ चुके हैं। ठीक, इंटरप्रिटेशन स्किप कर रहे हैं। 237 की, 237 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ क्योंकि अभी हम लोग को दिल्ली वाले प्रोविजन पढ़ने में बहुत समय लगेगा, बहुत बड़ा है, 3 पेज का आर्टिकल है वो। ठीक,
ये 237 ही कह रहा है कि जो प्रोविजन इस चैप्टर में किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, अभी तक क्या पढ़ रहे हैं हम, कौन से जजेस, सारे जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सारे जजेस। अब उसकी संविधान की भाषा में मत जाओ, संविधान भाषा में कि इंफीरियर टू डिस्ट्रिक्ट जज, लिख देते, यही लिख दिया जाए कि ऑल जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो लिखने में बात वही हो रही है। ठीक, तो कहने का मतलब कि सारे जजेस पे ये चैप्टर के जो प्रोविजन है वो अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नर चाहे तो अगर कोई दूसरा जुडिशियल ऑफिस है, दूसरा जुडिशियल ऑफिस कहने का मतलब एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो होती है, कहने का मतलब डीएम की भी कोर्ट होती है, एसडीएम की भी कोर्ट होती है, तो एसडीएम की कोर्ट, नायब तहसीलदार की भी कोर्ट होती है। तो ये जो एसडीएम है, नायब तहसीलदार है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो ये सारी रेवेन्यू कोर्ट्स होती है। कलेक्टर बैठता है, डीएम को ही कलेक्टर भी बोला जाता है, कह रहे बड़े कलेक्टर हो रहे हो क्या, वो डीएम ही होता है। ठीक, अरे होगा इलाहाबाद में कुछ, पहले संविधान पढ़ लो। ठीक, तो क्या कहते हैं, डीएम को ही कलेक्टर बोला जाता है, जो वो रेवेन्यू के फंक्शन करता है, तो डीएम को ही कलेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो ये जो कोर्ट्स हैं इन पे भी गवर्नर रूल बना के ये सारे नियम अप्लाई कर सकता है। बस यही चीज 237 में यही चीज की हुई है। हाँ, अब जो कहानी मैंने शुरुआत में सुनाई थी क्लास में, वो लाइव नहीं गई थी, वो कहानी मैं फिर से एक बार सुना दे रहा हूँ कि वो जो 232 के से रिलेटेड नहीं था, मैंने 232 को बता दिया, वो 232 से रिलेटेड नहीं था, वो पार्ट 7 से था। कितने पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 22 पार्ट्स है। 22 पार्ट्स में एक ये पार्ट है पार्ट 7, जो कि वजूद में अब नहीं, पहले वजूद में था लेकिन ये वजूद में नहीं है, 7th अमेंडमेंट के तहत ये वजूद में नहीं रहा। ये किससे रिलेटेड बात कर रहा था, पार्ट बी स्टेट से जो बाइफर्केशन था, वो ये याद रखना कि पार्ट बी स्टेट्स को किस अमेंडमेंट के तहत से हटाया गया, तो कौन से अमेंडमेंट से, 7th अमेंडमेंट से उसको हटाया गया। और अब ये और जो पार्ट बी स्टेट से वो किससे डील करते थे, प्रिंसली स्टेट से डील करते थे, प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे राजा महाराजा थे। ठीक, प्रिंसली स्टेट से प्री परसोर्स का जो सिस्टम था पहले, वो सब भी ऐसे ही खत्म। ठीक, तो अब आते हैं पार्ट 8 में। पार्ट 8 में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं कि जो जैसे स्टेट्स में कौन होते हैं, अभी तक हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेंटर के प्रोविजन पढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा, स्टेट्स के प्रोविजन पढ़े। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड क्या प्रोविजन होंगे वो सब पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पंचायत के क्या प्रोविजन होंगे वो पढ़ेंगे। 243 में पंचायत हम लोग कल देखेंगे, कोशिश ये करेंगे कि इसमें पढ़ने, इसमें हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम मेनली जो प्रोविजन है जहां से सवाल बनता है वही पढ़ेंगे दिल्ली का, क्योंकि बहुत लंबे लंबे आर्टिकल है, एक बार रीड कर लेना, सवाल नहीं आते लेकिन हमको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से क्या रिलेटेड है। अब जैसे यूनियन टेरिटरी बता दिया तो अब तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि यूनियन टेरिटरी के जो रेगुलेशंस हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे पार्ट 8 में। तो आप तुरंत बैराक खोल के भी देख सकते हैं। आपको जब एआईबी का एग्जाम होता है, सिर्फ और सिर्फ एआईबी के एग्जाम में किताबें इसलिए ले जाने दिया जाता है क्योंकि सब हर इंसान को सारे कानून नहीं आ सकते। ठीक, इसीलिए किताब की कम से कम ये तो पता रहे कि कौन सा सवाल किस जगह तुमको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यही चेक किया जाता है एआईबी में। एआईबी में आपका आईक्यू नहीं चेक हो रहा है, एआईबी में सिर्फ आपको ये चेक किया जा रहा है कि आपको लॉ आता है कि नहीं। लॉ आना कहने का मतलब कि आपको पूरा रटा हो ये जरूरी नहीं है, आपको बस ये पता हो, कानून की जानकारी जिसको कहते हैं, कि कहाँ पे कौन सी किताब खोलने से कौन से चीज का मुझे जवाब मिल जाएगा। ठीक, देखो इसमें 239 ए भी पढ़ लेंगे, 39 ए भी पढ़ेंगे, लेकिन मेजरली हम पढ़ेंगे 239 डबल। ठीक, और ये 69 अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था। ठीक, तो ये सारी चीजें हम पहले देख लेते हैं कि 239 में क्या दिया हुआ है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट। एक चीज और समझ लो, थोड़ा सा ओवरव्यू इसका समझ लेना। केंद्र में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, संवैधानिक हेड कौन है, प्रेसिडेंट। स्टेट में संवैधानिक हेड कौन है, गवर्नर। यूनियन टेरिटरीज में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है,
नहीं, गवर्नर नहीं बोल। लोकपाल, लोकपाल कहाँ से आ गया? लोकपाल ओम्बड्समैन है, वो अलग चीज। हाँ, 2 लोग होते हैं, बात समझ लेना आप। या प्रॉपरली जब हम 239 देखेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें होगा एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे चंडीगढ़ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है उसको हम बोलते हैं क्या? एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में आती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को हम क्या कहते हैं? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। पोस्ट सेम है, नाम अलग अलग है बस। ठीक, तो यूनियन टेरिटरी में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड 2 हो सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन आए, 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर, अगर नाम दिया हुआ है तब तो स्पेसिफिक होगा कि हाँ चंडीगढ़ है तो एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन अगर नाम नहीं दिया, ऐसे पूछ लिया कि यूनियन टेरिटरी का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा, किसी यूनियन टेरिटरी का नाम नहीं दिया, तब उस केस में आप या तो एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जहां पे भी दोनों, जिस उस ऑप्शन में जहां दोनों एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो फिर आप उस पर टिक करेंगे। क्योंकि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एलजी में टिक कर दिया या सिर्फ और सिर्फ आपने एडमिनिस्ट्रेटर में टिक कर दिया तो वो गलत जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? ठीक। अब देखो 239, save as otherwise provided by parliament by law, every union territory shall be administered by the president acting to such extent as he thinks fit through an administrator to be appointed by him with such designation as he may by। ठीक, क्या कह रहा है कि सेव एज अदर पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट नियुक्त करेगा किसको? एडमिनिस्ट्रेटर को। कौन नियुक्त करता है? पार्लियामेंट नियुक्त करेगा एडमिनिस्ट्रेटर को। एडमिनिस्ट्रेटर कहां होते हैं? यूनियन टेरिटरी। ठीक। Clause 2, notwithstanding anything contained in Part 4, the President may appoint the Governor of a state as the administrator of an adjoining union territory, and where a governor is so appointed, he shall exercise his function as such administrator independently of his council of minister। अब ये लाइन थोड़ा सा समझने वाली है। देखो, प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक। गवर्नर किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता था? वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करता था। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि पहले क्लॉज में बोला, 239 के पहले क्लॉज में क्या बोला कि पार्लियामेंट किसी भी यूनियन टेरिटरी में कोई भी क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकती है। क्लॉज 2 में क्या कह रहा है? क्लॉज 2 में ये कह रहा है कि ऐसा है, ये भी हो सकता है कि किसी स्टेट के गवर्नर को किसी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिया जाए। लेकिन अगर उस गवर्नर को, मान लो कोई गवर्नर साहब है, गवर्नर है कोई गवर्नर, जैसे यूपी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदी, सपोज दैट, अभी तो सिर्फ और सिर्फ यूपी गवर्नर है, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल समझाने की बात कर रहा हूँ कि मान लो आनंदीबेन पटेल को किसी यूनियन टेरिटरी का भी गवर्नर बना दिया जाए, तो जब आनंदीबेन पटेल यूपी के रेस्पेक्ट में काम कर रही होंगी तब तो वो बाउंड है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। लेकिन वही आनंदी पटेल जब किसी यूनियन टेरिटरी के रेस्पेक्ट में जब काम कर रही होंगी तो वो बाउंड नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के लिए। यही बात कह रहा है कि ही शैल, क्या लिखा है पार्ट 4 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 4 में कि एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे। ठीक। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। और एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी का बात है, जैसे यूपी से कोई एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी है क्या? यूपी की दिल्ली से अटैच है क्या? हल्का सा शायद है, पास में होगा होगा तो हाँ, नोएडा से उधर अटैच है शायद। एडजॉइनिंग कहने का मतलब, एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी कहने का मतलब वो बाउंड्री शेयर कर रहा हो तभी किसी उस स्टेट के गवर्नर को उस यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सकता है। एक एक वर्ड ध्यान देना रहता है। ठीक। लेकिन अगर उसी गवर्नर को जब उस यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाएगा तो क्या होगा? ही शैल एक्सरसाइज हिज फंक्शन एज सच इंडिपेंडेंटली ऑफ हिज काउंसिल ऑफ, तब वो अपनी जिस स्टेट के काउंसिल उनसे सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली काम। समझ में आया कि नहीं? ठीक। 239A ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ अ बॉडी वेयर इलेक्टेड एंड और पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड
टू फंक्शन एज अ लेजिस्लेचर फॉर द यूनियन टेरिटरी, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और कौन सी यूनियन टेरिटरी? सिर्फ और सिर्फ पुडुचेरी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ विद सच कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड फंक्शन इन ईच केस एज मे बी स्पेसिफाइड इन लॉ। कह रहा है कि पार्लियामेंट पुडुचेरी में एक बना सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकता है, एक लेजिस्लेचर बना सकता है, ठीक। लेकिन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लेजिस्लेचर के एडवाइस से कोई एडमिनिस्ट्रेटर बाउंड नहीं होगा, साफ साफ ऊपर लिख दिया है, अगर कोई स्टेट का गवर्नर बनाया जाएगा तो, ठीक। अब वही डीम्ड अमेंडमेंट की बात की गई कि अगर कोई भी अमेंडमेंट, पार्लियामेंट ऐसा कुछ अमेंडमेंट ला के कुछ करता है तो उसको 368 वाला अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, क्या है 239AA। आर्टिकल नंबर भी याद कर लो, डीजीएस वगैरह अगर दोगे तो यहाँ सवाल आता है, ठीक। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में अगर आपको है जज तो डीजीएस में यहाँ से सवाल आते हैं, और ये क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक। देश की राजधानी भी है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो एज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, 69th अमेंडमेंट एक्ट से 69th अमेंडमेंट एक्ट से पहले दिल्ली प्योरली यूनियन टेरिटरी थी, और वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर ही कहते थे। लेकिन 69th अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो दिल्ली का जो वो है उसको एलजी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, आगे ये बात लिखी हुई है, ठीक। और नाम पहले क्या था दिल्ली का? दिल्ली का नाम कब बदला? 1991 में। किस अमेंडमेंट से नाम बदला गया? 69th अमेंडमेंट से दिल्ली का नाम बदल दिया गया। क्या बदला गया? द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ। जो पहले 1991 से पहले दिल्ली का क्या नाम था? यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। लेकिन अब क्या नाम हो गया? नेशनल एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। एनसीटी ऑफ दिल्ली अब लिखा जाता है, ठीक। तो नाम जो बदला, नाम भी बदला गया, ठीक। and the administration thereof and the administrator thereof appointed under 239 shall be designated as the lieutenant governor। जो मैंने अभी बताया कि अब उसको एलजी बोला जाने लगा, पहले क्या बोला जाता था? एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता था 1991 से पहले, ठीक। अब जो 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 जहां पे टसल हो रहा था, आम आदमी सरकार वहां थी, अब तो भाजपा आ गई, अब टसल खत्म हो गए सारे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर कौन नियुक्त कर रहा था? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बेसिकली, पार्लियामेंट तो पूरी बॉडी हो गई, अपोजिशन, एलओपी भी, मतलब अपोजिशन भी उसमें इंक्लूडेड है पार्लियामेंट में, और गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी इंक्लूडेड है। लेकिन बेसिकली जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो वहां पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट समझ लो। संविधान में भले कुछ भी लिखा हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है किसी ने, तो हर चीज को पास कराने के लिए तो 2/3 बहुमत चाहिए ना, तो पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जब पूर्ण बहुमत की सरकार हो तब, ठीक। तो तो कौन अपॉइंट कर रहा था? पार्लियामेंट अपॉइंट कर रहा था। तो अब टसल नहीं रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ही एक तरीके से अपॉइंट कर रही थी एडमिनिस्ट्रेटर, अब जिसको हम लोग एलजी कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो क्या कहते हैं, ये आम आदमी की सरकार थी दिल्ली में, तो काम कुछ करना चाहे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर खड़ंगा डाल दे रहे थे। कब पावर दी गई है इसलिए, कहाँ कैसे क्या देखते हैं, ठीक। लेकिन अब तो सेम सरकार हो गई, तो अब दिल्ली में कोई भी काम होना हो जाएगा, ठीक। जो दिल्ली का लेजिस्लेचर चाहेगा वो, ठीक। 1991 से पहले दिल्ली में चुनाव नहीं होते थे। 1991 के बाद चुनाव हुए, कौन बना? शीला, ठीक। देखो, there shall be a legislative assembly for the national capital territory and the seats in such assembly shall be filled by members chosen by direct election from territorial constituencies in the NCT, national capital territory। कहने का मतलब आम चुनाव, जिसको डायरेक्ट इलेक्शन क्या लिखा हुआ? चूज बाय डायरेक्ट इलेक्शन, कहने का मतलब आम चुनाव, ठीक। तो आम चुनाव जैसे विधायक जो चुने जाते हैं, वो आम चुनाव दिल्ली में करना था, ठीक। लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो, और जो उसके सदस्य होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, कहने का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कौन? एमएलए, मतलब विधायक, ठीक। 1991 से पहले वहां कोई विधायक नहीं था, 1991 के बाद हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द, और एक चीज और यहाँ पे जो समझने की है वो भी देख लेना, हमने अभी तक दोनों, चाहे सेंटर पढ़ा हो चाहे स्टेट पढ़ा हो, दोनों जगह क्या था? 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होते थे? नॉट एक्सीडिंग
15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन यहाँ पे 10% है। तो ये स्पेशल थोड़ा अलग हट के है, तो हो सकता है में भी पूछ लिया जाए। इसको भी याद रखना कि यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे दिल्ली में, वो टोटल मेंबरशिप, टोटल जो पूरे विधायक होंगे टोटल, उनके 10% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। ठीक, देखो the total number of seats in the legislative assembly, the number of seats reserved for the scheduled caste, the division of the national capital territory into territorial constitution, including the basis for such and all other matter relating to the functioning of legislative shall be regulated by law made by parliament। तो इसीलिए कहा गया कि अगर आपसे कोई एक पूछ ले, क्या दिल्ली पूरी तरह से राज्य है? नहीं है। क्या दिल्ली पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी है? क्योंकि यूनियन टेरिटरी में कोई चुनी हुई डायरेक्ट सरकार नहीं है। तो वहां पे सरकार भी है, लेकिन क्या कहते हैं, वहां पे क्या होगा, क्या डिवीजन होगा, टेरिटोरियल डिवीजन क्या होगा, कितनी SC ST के लिए सीट रिजर्व होंगी, क्या कैसे होगा, वो सारी चीजें पार्लियामेंट ही तय कर रहा है। ठीक, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 324 टू 327 क्या है? चुनाव, इलेक्शन से रिलेटेड है ये पूरा। 324 में इलेक्शन कमीशन है। ठीक, तो ये पूरा 324, 29 और 27, 329 shall apply in relation to the national capital territory, the legislative assembly of the national capital territory and the member thereof as they apply in relation to a state, the legislative assembly of a state, the member thereof respectively, and any reference in article 326 and 329 to appropriate list shall be deemed to be a reference to parliament। कहने का मतलब ये है कि जो भी चुनाव के प्रोविजंस हैं, इलेक्शन के जो भी प्रोविजंस हैं, वो सारे यहाँ पे अप्लाई होंगे। कहने का मतलब दिल्ली में जो इलेक्शन, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन दिल्ली में भी बनाई जाएगी। कहने का मतलब ये है। ठीक, ये देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, क्या चीज? हाँ बताओ बताओ, क्या और एक्स्ट्रा कोई क्लॉज है क्या? क्या कह रही हो? एक मिनट, क्या बोलो, थोड़ा तेज बोलो भैया। क्या दिया हुआ है? क्या ऐड हुआ है? BC क्या ऐड हुआ है? नहीं, क्या ऐड हुआ है? अच्छा, ये BA, अच्छा रिजर्वेशन की बात मेरे में नहीं था। ये 106 अमेंडमेंट 2018 के बाद आया ना, तो मेरी बैरक 2018 की है। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली में नेशनल कैपिटल वुमेन की रिजर्वेशन और शेड्यूल कास्ट इन, बस बता देना। जो रिजर्वेशन, जो SC का, ये जो रिजर्वेशन की जो बात कही गई है ना कि SC का क्या रिजर्वेशन क्या सब रहेगा, उसके बारे में ये बात कही गई है कि 1/3 सीट्स जो होंगी वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रहेंगी और वुमेन्स के लिए भी रिजर्व सीट्स अलॉट होंगी दिल्ली के लेजिस्लेचर में। बस यही चीज है और कुछ एक्स्ट्रा। ठीक, दो चीजें हैं और उसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि वुमेन के रिजर्वेशन के लिए सिंपली बोल दिया, लेकिन 1/3 सीट्स SC के लिए रिजर्व करने की बात कही गई है, वो इम्पोर्टेंट। ठीक, देखो सी समझ में आया कि ऐसा है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो क्या कहते हैं रूल रेगुलेशन है इलेक्शन कमीशन का, कि हर स्टेट में एक इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए, वो चुनाव करवाएगी राज्य में। सेंट्रल के लिए इलेक्शन कमीशन एक सेंट्रलाइज, जिसके अभी मेरे ही नौराशी वो हैं, क्या कहते हैं, कौन है चुनाव आयुक्त? ज्ञानेश कुमार। हाँ, तो वही है। तो इसलिए थर्ड है, देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव पावर टू मेक लॉज। अब यहाँ डिस्प्यूट है, 3A से ही डिस्प्यूट एराइज हुआ है। ठीक, कभी कभी सुने होंगे अरविंद केजरीवाल को ये कहते हैं कि पुलिस इनकी है, सुने होंगे कि अरविंद केजरीवाल की ये पुलिस तो इनकी है, ये क्यों नहीं हमको दे रहे हैं, पुलिस है, ये वो बहुत इश्यूज थे। तो ये यहीं से इश्यूज आए हैं। देखो एक मिनट सुनो, ध्यान से सुनो। Subject to the provision of this constitution, the legislative assembly shall have powers to make laws for whole or any part of the national capital of territory with respect to any of the matter enumerated in the state list or in concurrent list insofar as such matter is applicable to union territory। यहाँ तक की बात पहले समझ लो। यहाँ तक की बात कह रहा है कि जो लेजिस्लेचर, जैसे स्टेट में नियम कौन बना रहा था? लेजिस्लेचर बना रहा था। वैसे ही जो दिल्ली का जो लेजिस्लेचर है या दिल्ली में जो सरकार है, वही कानून बनाएगी दिल्ली के अंदर। ये यहाँ तक की बात। लेकिन
except matters with respect to entries 1, 2 and 18 of the state list and entries 64, 65 and 66 of that list insofar as they relate to the said entries 1, 2 and 18. कहने का मतलब मेजरली 1, 2 और 18 समझ लो। 1, 2 एंड 18 लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात कही गई है। कहने का मतलब जो एंट्री नंबर 1 है स्टेट लिस्ट में वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात कही गई है। 2 सीधे सीधे पुलिस की बात करता है और 18 क्या है, लैंड से रिलेटेड, लैंड लैंड से रिलेटेड है। ठीक, क्या कहा कि ऐसा है कि सारे कानून बना सकता है। क्या कहते हैं, दिल्ली का जो लेजिस्लेचर है, दिल्ली की जो सरकार है, वो दिल्ली के अंदर सारे कानून बना सकती है, सारे कानून कुछ भी कर सकती है। लेकिन क्या किससे रिलेटेड कानून नहीं बना सकती? पुलिस स्टेट दिल्ली के लेजिस्लेचर के अंडर में नहीं आती, ना ही जो दिल्ली की जमीनें हैं वो स्टेट दिल्ली के लेजिस्लेचर के अंडर नहीं आती। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो सब पार्लियामेंट ही उसके रिस्पेक्ट में कानून बनाएगा। ठीक, यही यहाँ से डिस्प्यूट था, यहाँ से क्या, यहाँ से डिस्प्यूट था। ये डिस्प्यूट ये था कि पुलिस जब उनके कंट्रोल में है तो फिर जो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर पुलिस कंट्रोल में है, तो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर किसके कंट्रोल में है? सेंटर के। इसीलिए जब भी वहां कोई डिस्प्यूट होता था, कुछ दंगे फसाद होते, जैसे ये मुद्दा, ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जो सीए एनआरसी के जो दंगे हुए, सीए एनआरसी में जिसमें उमर खालिद और सर्जिल इमाम को आज तक बंद रखे हैं, जेल में है। तो ये जो किया गया उस समय दिल्ली सरकार ने यही डिफेंस किया कि हम कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें जब हमारे पास कोई एनफोर्समेंट एजेंसी ही नहीं। भाई पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं तो कहां से वो पुलिस को ऑर्डर दे सकते हैं? दे ही नहीं सकते। ठीक, तो ये वहां पे उन्होंने डिफेंस लिया था। ठीक, अब देखो, नथिंग, क्या चीज, nothing in subclause A shall derogate from the power of Parliament and under this Constitution to take laws with respect to any matter for a union territory or any part thereof। कहने का मतलब कि कोई भी ये जो क्लॉज ए है, जो क्लॉज ए हमने पढ़ा, ये संविधान से, मैं अगर यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में कोई भी कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट को अगर पावर दे रहा है तो वो पावर छीन नहीं रहा है ये आर्टिकल। ठीक, if any provision of a law made by legislative assembly with respect to any matter is repugnant to any provision of a law made by, ये बहुत लंबा है, made by parliament with respect to that matter whether passed before or after the law made by the legislative assembly or earlier other than a law made by the legislature, there is a prevail and law made by the legislative assembly shall to the extent of repugnancy be void। अब ये समझ लो, रिपग्नेंसी का मतलब मैंने समझाया है। रिपग्नेंसी का मतलब होता है कि किसी रेस्पेक्ट में स्टेट ने भी कानून बनाया और किसी रेस्पेक्ट में सेंट्रल ने भी कानून बनाया, तो उस मामले में डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी जो हम पढ़ेंगे 254 में वो अप्लाई होगी, लेकिन वो स्टेट्स के मामले में है। वो साफ साफ लिखा है सेंटर और स्टेट रिलेशन। जब हम वो चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी वहां अप्लाई होगी, पहले किसने बनाया, बाद में किसने बनाया, ये सब चीजें देखी जाती है वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर अगर मान लो दिल्ली की सरकार ने कोई कानून बनाया, और वो जो दिल्ली की सरकार ने कोई कानून बनाया है उसमें पार्लियामेंट ने बाद में कोई कानून बना दिया, या पहले भी अगर उसने बनाया रहा होगा कोई कानून, उसके डेरोगेशन में अगर दिल्ली ने कोई कानून बनाया है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। चाहे दिल्ली की सरकार ने पहले बनाया हो, बाद में बनाया हो, कभी भी बनाया हो, मतलब कानून अगर पार्लियामेंट ने कोई बनाया है तो अगर वो रिपग्नेंसी में कोई कानून, अगर दिल्ली का लेजिस्लेचर कोई कानून बनाता है तो फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून ही वैलिड होगा। दिल्ली की सरकार में जो वो बनाएगी कानून वो लागू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, provided that if any such law made by the legislative assembly has been reserved for, अच्छा एक चीज और प्रोवाइजो में जोड़ दी गई कि पहले तो बोल दिया कि नहीं होगा, ठीक, लेकिन आगे देखो, provided that if any such law made by the legislative assembly has been reserved for the consideration of the president and has received his assent and such law shall prevail in the national। अब क्या कह रहा है कि अगर कोई भी कानून ऐसा है जिसमें प्रेसिडेंट के मतलब प्रेसिडेंट का असेंट लेके वो लोग आए हैं, ठीक, तो प्रेसिडेंट का अगर असेंट मिला है तब फिर कानून वैलिड माना जाएगा, तब वो वाइड नहीं होगा। ठीक, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by legislative assembly। क्या है कि nothing सब क्लॉज shall prevent parliament from enacting at any time any law
रिस्पेक्ट टू द सेम मैटर इंक्लूडिंग, फिर वही चीज, वही चीज है ना कानून को, कि अगर मान लो उन्होंने प्रेसिडेंट का एसेंट लेके कोई कानून लागू किया है तो फिर एक प्रोविजो आ गया कि ऐसा है कि फिर भी पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करके उस कानून में कोई भी छेड़खानी कर सकती है। ठीक, there shall be a council of ministers consisting of not more than 10%, ये important है, of the total number of member in the legislative assembly, with the chief minister at the head to aid and advise the lieutenant governor in the exercise of his function and in relation to matter with respect to which the legislative assembly has power to make law, except insofar as he by or under any law required to act in his discretion। ठीक, कहने का मतलब लेजिस्लेटिव जो असेंबली होगी, काउंसिल ऑफ एक मिनिस्टर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा, जो इससे पहले अरविंद केजरीवाल थे, अभी कोई लेडी है, का नाम है रेखा गुप्ता। ठीक, और वो एड एंड एडवाइस करेंगे किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एलजी को। ठीक, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इसका प्रोवाइजो, देखो, in case of difference of opinion between the lieutenant governor and his ministers on any matter, the lieutenant governor shall refer it to president for decision and act according to the decision given thereon by the president, and pending such decision it shall be competent for the lieutenant governor in any case where the matter in his opinion so urgent that it is necessary for him to take immediate action, to take such action or to give such direction in the matter as he deems necessary। अब ये important है, इसके बाद के सारे जो clauses हैं ये एज इट इज स्टेट वाले हैं कि चीफ मिनिस्टर में अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट ही बाकी उनको अपॉइंट करेगा मिनिस्टर्स को, और कैसे करेगा, जिनको चीफ जस्टिस कहे, ओ चीफ मिनिस्टर जिसको कहेगा उसी को मिनिस्टर बनाया जाएगा, ये सारी चीजें होती है। लेकिन ये मामला थोड़ा सा टिपिकल है और लैंग्वेज भी थोड़ा फेबुलस है। ठीक, क्या बात कह रहा है, कह रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा आ गया, कोई ऐसी बात आ गई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ चाहता है और दिल्ली की सरकार कुछ चाहती है, दोनों के माइंडसेट में क्या हो गया, डिफरेंसेस हो गए, तो अब ये पावर दे दी गई किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। ये सारे क्लॉजेस हमने स्टेट वाले उसमें नहीं पढ़े होंगे ना, यूनियन में कहीं भी नहीं पढ़े, ये एकदम अलग। क्या कह रहा है कि जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एलजी है, और जो सरकार है, उन दोनों के किसी पॉइंट ऑफ, दोनों के किसी मुद्दे को लेके मत अलग अलग हो गए, दोनों मतभेद हो गया, एक मतभेद हो गया, दोनों के ओपिनियन डिफरेंट हो गए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वो जो मुद्दा है उसको प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है फॉर कंसिडरेशन। एक प्रेसिडेंट जो निर्धारित करेंगे वो होगा। लेकिन आगे की एक चीज और जो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे दे रहा है एलजी को, क्या कह रहा है, आगे का जो लाइन है वो ये कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट किसी काम की वजह से लेट कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये लग रहा है, एलजी को ये लग रहा है कि इस मुद्दे पे तुरंत एक्शन लेना, इमीडिएटली एक्शन लेना जरूरी है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस पर एक्शन ले सकता है। तो कहने का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मनमानी कर सकता है, ये बहुत डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई है। ठीक, साफ साफ लिखा है ना कि गवर्नर शैल रिफर टू द प्रेसिडेंट फॉर डिसीजन, यहां तक की बात कि प्रेसिडेंट के पास डिसीजन एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन गिवन देयर ऑन बाय द प्रेसिडेंट। फिर जैसे प्रेसिडेंट करेंगे वैसे, बात बहुत करते हो, समझते नहीं हो, कोई चीज आएगा नहीं, कुछ एकदम वो कर लोगे, ये नहीं पढ़ो कायदे से, जो बता रहे हैं खुद से नहीं पढ़ पाओगे, चाहे 2-3 आर्टिकल ऐसे होंगे पढ़ के दे दूंगा, नहीं समझ पाओगे, खुद से फूट पटांग बताओगे उसमें फिर। ठीक, एंड पेंडिंग सच डिसीजन, अगर पेंडिंग है मामला, अगर राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, it shall be competent for the lieutenant governor in any case where the matter in his opinion is so urgent, उसको लग रहा है in his opinion, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओपिनियन में उसको ये लग रहा है कि बहुत अर्जेंट है मामला और पेंडिंग है अभी प्रेसिडेंट के पास, मान लो व्यस्त है, विदेश यात्रा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ है, तो क्या कर सकता है, is that it is necessary for him to take immediate action, to take such action and to give such direction in the matter as he deems necessary, जैसा उसको ठीक लगता है वैसा वो कर सकता है। ठीक, देख लो आगे, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक, एंड शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सारी चीजें हम लोग स्टेट में भी पढ़ चुके थे। ठीक, पार्लियामेंट में बाय लॉ मेक प्रोविजन गिविंग supplementing the provision contained in the foregoing laws and for all matter incidental or consequential thereto। कहने का मतलब जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, या कोई भी उससे कॉन्सिक्वेंशियल या इंसिडेंटल कोई मामला है
तो उससे उसके रेस्पेक्ट में कानून बना सकता है। ठीक ठीक है। ये जो लोग 356 जो पढ़ेंगे, इमरजेंसी का जो प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाएगी तब क्या कैसे होगा, ये आगे की प्रोविजन एक बार पढ़ लेना, नहीं कहोगे तो मैं कल कहीं से शुरू कर दूंगा। ठीक है।